नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम T20 चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और एग्ज़ाम के लिए जीएस की कुछ स्पेशल क्लासेस आ रही हैं और भी एग्ज़ाम जिनमें जीएस पूछी जाती है उन सभी के लिए ये क्लास उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग लास्ट क्लास में इतिहास ही पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। आज रिवीजन करना है हमें आधुनिक भारत के इतिहास का, जिसमें हम लोग एक ही क्लास में संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट करेंगे। इसके लिए मैंने घटना चक्र की संक्षिप्त सामान्य ज्ञान की पुस्तक ली हुई है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय में आप पूरे इतिहास को या फिर सामान्य ज्ञान पूरा कवर कर सकते हैं। मैं एक एक वीडियो में एक एक सब्जेक्ट आप लोग के लिए कंप्लीट करा रही हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप आज आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले की क्लासेस आप लोग चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो जो री एग्ज़ाम है उसके लिए प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। हिंदी की क्लासेस भी कराई जा रही हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है या जीएस पूछी जाती है, आप इस चैनल पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। हम लोगों ने इससे पहले मुग़ल वंश को पढ़ा था। सल्तनत कालीन हम लोगों ने कुछ जो हुए थे शासक, उनको भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके आगे का पार्ट। तो सबसे पहले जो मुग़ल साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने औरंगज़ेब तक देख लिया था। औरंगज़ेब के बाद जो आता है समय, उसमें हम लोग उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट देखते हैं। एक लाइन से हम लोग एक एक करके उनका शासन काल देखते चलेंगे और यहाँ से हम लोग सीरियल से सारे सम्राट देख लेंगे कौन कौन से थे। तो बात करते हैं औरंगज़ेब के बाद सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम आता है। बहादुर शाह प्रथम, जिसका समय क्या है 1707 से 1712 ईस्वी तक। इसे शाह बेखबर की उपाधि भी दी गई थी। दूसरा है जहांदार शाह, इसे लंपट मूर्ख भी कहते थे। इसका समय आप लोग देख लीजिए 1712 से 1713 ईस्वी रहता है। लगभग ये देखिए एक ही साल तक रहते। फिर आता है फर्रुखसियर, इसको घृणित कायर कह करके बुलाया जाता था। ये 1713 से 1719 तक रहता है। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह, इसको रंगीला की उपाधि दी गई। 1719 से 1748 तक रहता है। फिर आता है अहमद शाह, ये 1748 से 1754 तक रहता है। उसके बाद बात करते हैं आलमगीर द्वितीय, जिसको अजीज़ुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था। ये 1754 से 1759 तक रहता है। फिर आते हैं शाह आलम द्वितीय, इसे अली गौहर के नाम से भी जाना जाता था। इसका टाइम पीरियड 1759 से 1806 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद आते हैं अकबर द्वितीय और इनका समय है 1806 से 1837। और बहादुर शाह जफ़र, जो कि आखिरी मुग़ल सम्राट होता है और यहीं से मुग़ल वंश की समाप्ति हो जाती है। इनके अगर शासनकाल की बात की जाए तो ये 1837 से 1857 तक रहते हैं, अर्थात जब 1857 की क्रांति हुई थी तब तक ये रहते हैं। इस प्रकार हमने सारे मुग़ल सम्राट देखे हैं। कौन कौन से हैं आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले करके एक बार में ही पूरे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको इनके बारे में पता होना ज़रूरी है कि कौन किस समय पर रहता है। अब हम देखते हैं जब मुग़ल साम्राज्य था तो उसी समय पर छोटे छोटे से जो स्टेट बोल लीजिए या छोटे छोटे से जो जगह थी वो अपने आप को स्वतंत्र करने लगे थे शासक वहाँ के। तो सबसे पहले बात करते हैं अवध जो क्षेत्र बनता है, ये मुग़ल सम्राट से जो छोटे छोटे क्षेत्र पे अधिकार करके अलग कर लेते थे वहाँ पर लोग, उनकी बात की जा रही है। और इसको बनाया था, इसकी जो स्थापना की वो की शहादत खान ने। बुरहानुल मुल्क भी इनका नाम था। तो शहादत खान ने क्या किया, अवध की स्थापना की। ये स्वतंत्र कराया, मतलब ऐसा नहीं है कि इससे पहले था नहीं अवध, बट क्या कहते हैं ना कि उन्होंने स्वतंत्र कर लिया था। फिर आती है बात हैदराबाद की। तो हैदराबाद में किसने स्वतंत्र कराया, चिनकिलिश खां या निजामुल मुल्क है, उन्होंने क्या किया, हैदराबाद राज की स्थापना करी। उसके बाद तीसरा है रुहेलखंड, यहाँ पर दाऊद खान और अली मोहम्मद खां बंगेज थे। बंगाल में मुर्शीद कुली खां थे, इन्होंने इसकी स्थापना करी। कर्नाटक में शहादतुल्ला खां और भरतपुर में चूड़ामन एवं बदन सिंह, इन्होंने क्या किया था, मुग़ल से छोटे छोटे क्षेत्र क्या किए थे, स्वतंत्र कर लिए थे। क्योंकि अब कोई ऐसा मुग़ल सम्राट इतना शक्तिशाली नहीं था
जो क्या करे, पूरे क्षेत्र पर अधिकार अपना बनाए रखे। आप देख रहे हैं औरंगजेब के बाद जितने भी हुए बहुत ही कम समय के लिए ही टिकते हैं। तो सबसे पहले है अवध। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसने स्वतंत्र कराया इन राज्यों को, किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। तो अवध है जिसकी शहादत खान ने की, इनको बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आते हैं हैदराबाद। हैदराबाद पे आते हैं तो इसकी स्थापना करी छिनकिलिश खां या फिर निज़ामुल मुल्क। तीसरा है रुहेलखंड, जहाँ पर दाऊद खान और अली मोहम्मद खां बंगेश रहते हैं। चौथा है बंगाल, जहाँ पर मुर्शीद कुली खां। पांचवा कर्नाटक है, जहाँ पर शहादतुल्लाह खां इसकी स्थापना करते हैं। और लास्ट है भरतपुर, जिसकी चूड़ामन एवं बदन सिंह रहते हैं, यहाँ पर इनकी स्थापना करते हैं। आगे चलिए अब इसमें देखते हैं। ये तो बात हो गई कि मुग़ल सम्राट कौन से रहते हैं और इनसे स्वतंत्र होकर के किन किन राज्यों की स्थापना होती है। इसी के साथ साथ आधुनिक भारत का इतिहास जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। एक एक करके यूरोप से जो कंपनियां भारत में आती हैं, और आप देखते हैं अंग्रेज़ों ने कितने लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया। तो उसी को हम लोग अब यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे। यूरोपीय कंपनियां जो आती हैं भारत में, उसमें सबसे पहले आती है पुर्तगाली। तो पुर्तगाली आते हैं सबसे पहले भारत। और इसमें जो वास्को डी गामा है, इन्होंने 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अर्थात वास्को डी गामा ने जो समुद्री मार्ग है उसकी, भारत के लिए समुद्री मार्ग की, नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और ये कब की थी? 1498 ईस्वी में। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली आते हैं भारत में, उनका नाम क्या है? वास्को डी गामा। ठीक है, और पुर्तगाली ही सबसे पहले आते भी हैं भारत में। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, उसके बाद कौन आते हैं? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, जो कि 1505 ईस्वी में भारत में आते हैं। और ये क्या है? पहला पुर्तगाली वायसराय बन करके आता है भारत में। यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन का क्रम बहुत बार पूछा जाता है और इन क्रम से प्रश्न बनते हैं, तो आप इन क्रम को याद भी रखिए। कैसे याद रखना है? पहले तो आते हैं पुर्तगाली, उसके बाद आते हैं डच, अंग्रेज, डैन और फ्रांसीसी। फिर से एक बार सीरियल याद कर लीजिए मेरे साथ। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन और फ्रांसीसी। अब बात करते हैं, ये जो पुर्तगाली थे, इन्होंने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी है वो कोचीन में खोली थी। कहाँ खोली? कोचीन में। मतलब अगर आप कोई भी कंपनी पढ़ रहे हैं, पहली बात तो आपको याद करना है वो कब आए भारत में। ठीक है, उनका क्रम याद रखना है। और सबसे पहले उन्होंने व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। कोई ऐसा कोठी नहीं बनाई थी, महल वगैरह या फैक्ट्री नहीं बनाई थी। जहाँ पर भी ये स्टोर करते थे सामान, जहाँ से भी व्यापार शुरू करते थे, वो जो उनकी जगह होती थी उसको ही कोठी बोला गया है। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। कई बार पूछा गया है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना या फिर शुरुआत किसने करी, तो वो कौन थे? सबसे पहले पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों के बाद हमें पढ़ना है डच के बारे में। डच नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के निवासी थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1602 ईस्वी में। और डच अपनी जो भारत में सबसे पहली व्यापारिक कोठी बनाते हैं वो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोलते हैं। देखिए आप सभी लोग, मैं हर बार आप लोग को क्लास में यही समझाती हूँ कि आप वीडियो पूरा देखिए, आप इसे समझते चलिए। कंप्लीट रिवीजन के टाइम आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए जिसमें आपको शॉर्ट नोट बनाने होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि इनकी कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में, तो आप डच डालिए, कंपनी की स्थापना का वर्ष डालिए, सबसे पहले व्यापारिक कोठी कहाँ और कब खोली ये डाल लीजिए। बहुत ही शॉर्ट में आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और आप रिवाइज भी कर पाएंगे। बार बार आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तब इससे रिवीजन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। नहीं भी पढ़ा है तो एक बार वीडियो देखिए, लिख लीजिए शॉर्ट में, और एग्ज़ाम देते टाइम बस फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा बस। अब उनके बाद आते हैं अंग्रेज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अंग्रेज, अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे 1602 लिखा हुआ है, कंपनी को जो अधिकार पत्र मिला और इनकी जो कंपनी की स्थापना है वो भी पहले हो गई थी, किंतु आते क्या हैं? बाद में आते हैं। इनका क्रम तीसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पर नहीं है। तो सीरियल इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा आप देखते चलिए कि समय है क्या है और ये लोग कब आ रहे हैं। इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को क्या किया था? ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसको अधिकार पत्र प्रदान किया था। कैप्टन हॉकिंस, ये पहली बार आता है,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ये आता है। जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में 1613 ईस्वी में क्या किया, स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। तो सबसे पहले स्थायी कारखाना इनका कहाँ बनता है, 1613 में सूरत में। किंतु अगर आपसे पूछा जाए पहला इनका अस्थायी कारखाना कहाँ था, तो याद रखिए मसूलीपट्टनम में था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा इनके साथ हो जाता है। अब पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान कर दिया। मतलब इनका कुछ है भी नहीं, फिर भी देखो दहेज में दान चल रहा है। दहेज भी देने के लिए इनके पास अपना कुछ था ही नहीं लगता है। फिर आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया बम्बई द्वीप। अब यहाँ से धीरे धीरे क्या होता है हम देखेंगे, कैसे अंग्रेज़ों का शासन या फिर शासन में कैसे रुचि बढ़ती जाती, कैसे ये राजनीतिक कंपनी बन जाती है। आई तो थी व्यापारिक कंपनी के रूप में, धीरे धीरे क्या बदलाव होते हैं। और उन्हीं के साथ साथ जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, अलग अलग क्षेत्र स्वतंत्र हो गए हैं मुग़ल साम्राज्य के समय में। उन्हीं में हम देखते हैं कैसे बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय होता है। और वहाँ पर क्योंकि था कौन, बंगाल में अलग एक राज्य की स्थापना हो चुकी थी, अवध अलग हो गया था। इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं कैसे अंग्रेजी सेना अपना विस्तार करती चली जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल में। तो मुर्शीद कुली खां बंगाल का एक स्वतंत्र शासक था। और यहाँ पर अली वर्दी खां उसके बाद आता है। इसने यूरोपियों की तुलना किससे की, मधुमक्खियों से की। पूछा भी गया है कई बार ये स्टेटमेंट देकर, यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। ये किसने कहा था, अली वर्दी खां ने कहा था। अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका नाती होता है कौन, सिराजुद्दौला। ये उसका उत्तराधिकारी बन जाता है बंगाल का। सिराजुद्दौला द्वारा 20 जून 1756 की रात में 146 अंग्रेज़ों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे और इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ये पूछा जाता है ब्लैक होल की घटना का समय, तो याद रखिए 20 जून 1756। आजकल जो प्रश्न बनते हैं प्रश्न पत्र में, वो याद रखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैच करने के लिए आते हैं, लगाने के लिए आते हैं। जैसे कि आपको प्रश्न दे दिया जाता है कि कालानुक्रम के अनुसार इनको लगाइए, 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। जैसे ब्लैक होल की घटना हो गई, कर्नाटक का युद्ध हो गया, या इलाहाबाद की संधि हो गई, ऐसे करके दिया जाता है। तब आपको उनको क्रम के अनुसार लगाना होता है और आप तभी लगा पाएंगे जब आपको उसकी डेट एग्जैक्टली याद होगी। तो यहाँ पर आप ब्लैक होल की घटना कब हुई है वो याद रखिए, 20 जून 1756 को। अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण युद्ध आता है प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति होता है रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब है सिराजुद्दौला, इसके बीच में होता है। तो प्लासी का युद्ध मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और यहीं से धीरे धीरे बंगाल में अंग्रेजी शासन बढ़ता जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब हैं सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में मीर जाफ़र को धोखाधड़ी के कारण, जो मीर जाफ़र है वो धोखाधड़ी करता है राजा से और सिराजुद्दौला की यहाँ पर हार हो जाती है। प्लासी के युद्ध के उपरांत मीर जाफ़र को क्या किया जाता है, बंगाल का नवाब बनाया जाता है। किंतु उसके बाद भी अंग्रेज़ों को चैन नहीं पड़ता है। फिर क्या करते हैं, अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर 1760 ईस्वी में उसका दामाद है मीर कासिम, इसको बंगाल का नवाब बना देता है। और फिर होता है बक्सर का युद्ध, कब, 22 अक्टूबर 1764। डेट एग्जैक्टली आप सभी लोग याद करते चलेंगे। तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों और मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना के बीच होता है। कौन कौन होते हैं, पहले तो एक साइड होते हैं अंग्रेज़ और एक तरफ होता है मीर कासिम, अवध का नवाब होता है सुजाउद्दौला और तीसरा मुग़ल सम्राट होता है शाह आलम द्वितीय। इनके बीच में होता है बक्सर का युद्ध। और क्या होता है, इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और यहीं से क्या होता है, एक शक्तिशाली के मतलब जो सत्ता के रूप में उभर के आ जाती है ये अंग्रेज लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। यहाँ पर क्या होता है, ये युद्ध की समाप्ति होती है और अंग्रेज विजयी होते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, कुछ युद्ध हैं इम्पॉर्टेंट जो बार बार पूछे जाते हैं, जिनसे क्या होता है डेट और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आता है। और इनको डिटेल में पढ़ने के लिए मैं एनसीईआरटी आप लोग को पढ़ा रही हूँ, वो क्लासेस आप लोग देख सकते हैं कि करके।
यहाँ पर मैं सिर्फ आपको रिवाइज़ करा रही हूँ, तो आप लोग को डेट और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है बस वही मैं बता रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जो युद्ध होते हैं अंग्रेज़ों के साथ, जो युद्ध हो रहे हैं उनकी डेट और कौन सी संधि होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध की। आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में। कैसे? देखिए, पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो कब हो रहा है? 1767 से 1769 ईस्वी, ठीक है। और इसके बाद जब ये होता है, इस युद्ध के बाद एक संधि हो जाती है। कौन सी होती है? मद्रास की संधि। और इस संधि से क्या होती है? इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो जो भी संधियां हैं ये पूछी जाती हैं, इनकी डेट पूछी जाती है। पहले तो युद्ध याद करिए, उसकी डेट याद करिए, साथ में संधि याद कीजिए। और ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पे कौन सा गवर्नर जनरल था, या फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि के समय कौन सा गवर्नर जनरल था। तो प्रश्न इन टेबल से ज़्यादा बनने के चांसेस हैं और इनको उसी तरह से तैयार कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, डेट मैंने बता दी, और इसके बाद जब ये समाप्ति होती किसकी वजह से? मद्रास की संधि होती है और इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसको याद रखिए, ये 1780 से 1784 तक चलता है, मतलब 4 साल का युद्ध है। और यहाँ पर जब गवर्नर जनरल कौन रहता है इस समय पे? वॉरेन हेस्टिंग, याद रखिए। संधि कौन सी होती जिससे इस युद्ध की समाप्ति हो गई थी? वो है मंगलौर की संधि। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि होती है? 1784 में मंगलौर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792, 2 साल तक चलता है। गवर्नर जनरल इस समय कॉर्नवालिस रहता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि, इसकी डेट याद रखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति होती है 1792 में। फिर होता है चौथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, और इस समय पे लॉर्ड वेलेस्ली रहता है। यहाँ पर कोई संधि नहीं होती इन लोग के बीच। तो आप याद रखिए सारे युद्धों को, कौन कौन से हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, समाप्ति होती मद्रास की संधि के साथ, 1767 से 1769 तक चलता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज रहते हैं, और यहाँ पर देखिए 1780 से 1784 अंग्रेज में कौन रहता है? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग रहता है, और मंगलौर की संधि यहाँ पर हो जाती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चलता है, और यहाँ पर गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस रहता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। चौथा आंग्ल मैसूर 1799 में होता है। लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पर इस समय पर गवर्नर जनरल रहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। मराठा के साथ भी अंग्रेजों के युद्ध होते हैं। जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आप देखेंगे तो ये 1775 से 1782 तक चलता है, और इस समय गवर्नर जनरल रहता है वॉरेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आप याद रखिए 1803 से 1805, और इस समय वेलेस्ली रहता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक, और इस समय रहता है लॉर्ड हेस्टिंग। तीनों आंग्ल मराठा युद्ध और इनकी डेट देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 18 तक, इसके बाद जो पेशवा का वंशानुगत पद था ये समाप्त कर दिया जाता है, और अंतिम पेशवा कौन होता है? पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसके बाद हम लोग सिख एवं अंग्रेज के बीच जो संबंध हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आते हैं गुरु अंगद। इनका टाइम पीरियड याद रखिए 1539 टू 1552। और इसमें क्या होता है, सिखों के ये दूसरे गुरु होते हैं, और इन्होंने गुरुमुखी लिपि जो है इसका आविष्कार किया था। किसने? गुरु अंगद, जो कि द्वितीय सिख गुरु थे। इसके बाद अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी, और इसी ज़मीन पर इन्होंने क्या किया था? अमृतसर सरोवर का निर्माण कराया था। गुरु अर्जुन देव आते हैं। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। गुरु अर्जुन को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जो जहांगीर होते हैं, इन्होंने 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया था। उसके बाद सिखों के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। ये 1664 से 1675 ईस्वी तक रहते हैं। और उसके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह। इनका समय देख लीजिए 1675 से 1708 ईस्वी तक सिखों के 10वें और ये अंतिम गुरु रहते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना करी। गुरु गोविंद सिंह ने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं कहा था धारण करने के लिए। कौन कौन सी? केस, कंघा, कच्छा, कृपाण और
कड़ा इनको धारण करने के लिए इन्होंने कहा था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में दक्षिण भारत में नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान ने कर दी थी। बंदा बहादुर इनके बाद आते हैं। ये प्रथम सिख राज्य की स्थापना करते हैं और बंदा बहादुर को फरूख सियर के शासनकाल में क्या किया गया था, मृत्युदंड दे दिया गया था। उसके बाद इम्पॉर्टेंट हैं जिनके बारे में जानना है वो है रंजीत सिंह, और इन्होंने 1799 ईस्वी में लाहौर के शासक बने थे और इनका संबंध था सुकर चकिया मिसल पूछा जाता है इनका। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था। कौन कौन सा? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। देखिए यहाँ पर सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं शॉर्ट में, इसलिए यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में दिया गया है। डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरे डिटेल वाले वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो इम्पोर्टेंट जहाँ से प्रश्न बनते हैं वही फैक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। रंजीत सिंह के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? लाहौर थी। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा शाह सूजा से प्राप्त हुआ था। इसके बाद देखिए सिखों से भी अंग्रेज़ों के युद्ध होते हैं और इन युद्ध को हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। अंग्रेज़ों और सिखों के बीच जो पहला युद्ध हुआ था, ठीक है, वो देखिए 1845 से 1846 तक चलता है। और इसमें जो पहले होती, सबसे पहले भैरोवल की संधि होती है। भैरोवाल की संधि के बाद इस युद्ध की समाप्ति होती है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1849 में, और इसमें अंग्रेजी राज्य में पंजाब राज्य का विलय कर लिया जाता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण युद्ध हैं आंग्ल सिख युद्ध में। समय आप देखते चलिए और कौन कौन सी संधि हो रही वो याद कर लीजिए। अब देखिए अंग्रेजी शासन के समय सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं कौन कौन से विद्रोह हुए थे उनके समय पे, ठीक है। तो इन विद्रोहों का समय दे दिया जाता है या समय पूछा जाता है, या फिर आपसे कहा जाता है कौन सा सबसे अंतिम था विद्रोह या कौन सा सबसे पहले विद्रोह हुआ। तो कैसे हमें पता चलेगा? वो इसी तरह कि आप याद रखिए कि उनका समय क्या है, कौन सा क्षेत्र था उनका, और उनसे रिलेटेड नेता कौन सा था जो इसको लीड कर रहा था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख करके याद कीजिए, बट इसको तो याद करना ही करना है। पहला है सन्यासी विद्रोह। ये बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था और इससे जो संबंधित नेता थे केना सरकार और दिरजी नारायण, ये 2 लोग थे। और ये कब तक चलता है? देखिए 1763 से 1800 ईस्वी तक इसका समय है। दूसरा है चुआर विद्रोह। ये होता है बांकुड़ा जो कि बंगाल में पड़ता है और इससे संबंधित नेता थे दुर्जन सिंह। ये चलता है 1769 से 1769 से 1799 ईस्वी तक। तीसरा है पौलीगरों का विद्रोह। ये तमिलनाडु में होता है। यहाँ पर जो संबंधित नेता हैं वो हैं वीर पी कट्टाबोमन। इनका जो समय है, इस विद्रोह का जो समय है 1799 से 1801 ईस्वी। चौथा इम्पॉर्टेंट है भील विद्रोह। ये पश्चिमी घाट पर होता है त्र्यंबकम जी के नेतृत्व में और इसका जो समय है 1818 से 1831 है। अगला है रामोसी विद्रोह जो कि पश्चिमी घाट पर होता है, प्रभावित क्षेत्र है इसका। और चित्तर सिंह और उमा जी इससे संबंधित नेता हैं। इसका समय देख लीजिए 1822 से 1826 ईस्वी है। और लास्ट है पागलपंथी, और भी हुए थे लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो देख रहे हैं। इसके बाद है पागलपंथी जो कि बंगाल में होता है और इससे रिलेटेड जो नेता थे वो करमसा और टीपू है और 1825 से 1833 है। इसके बाद और युद्ध देखिए अहोम विद्रोह है, इम्पॉर्टेंट है। अहोम असम में होता है और गोमधर कुंवर और रूपचंद कोनार ये इसके क्या है नेतृत्व करता है। 1828 से 1833 तक ये विद्रोह चलता है। लास्ट आप देख रहे हैं वहाबी आंदोलन, ये बिहार और उत्तर प्रदेश में चलता है। सैयद अहमद बरेलवी इसके नेतृत्व करता है। 1826 से 1871 तक ये विद्रोह चलता है। देखिए इस आधुनिक भारत से ज़्यादा प्रश्न बनने का कारण यही है कि यहाँ पर आपसे विद्रोह पूछे जा रहे हैं, आपसे अलग अलग तरह की पुस्तकें और उनके लेखक पूछे जाएंगे, युद्ध पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं और इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करिए। वहाबी आंदोलनकारी जो मोहम्मद साहब कालीन इस्लाम है वो पुनः को स्थापित करना चाहते थे और उन्हें वह सुधार पसंद नहीं था। अगला देखिए विद्रोह। देखिए इसमें काफ़ी विद्रोह दे दिए गए हैं और मुझे लगा उतने ही केवल दिए गए हैं। आगे के देखते हैं। आगे है कोल आंदोलन। बहुत से किसान आंदोलन होते थे, बहुत से ट्राइब्स होती थी जो यहाँ पर विद्रोह करती रहती थी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इनमें देखिए जैसे कि कोल आंदोलन आप देखेंगे छोटा नागपुर क्षेत्र में झारखंड में चलता है और इसके जो नेतृत्व करता है वो बुद्धू भगत सिंह जी हैं। और इसमें माफ़ कीजिएगा बुद्धू भगत थे। 1831 से 1832 तक। अगला है खोंड विद्रोह जो कि तमिलनाडु से बंगाल तक रहता है, जिसमें चक्र बिसोई 1817 से
56 तक इसका नेतृत्व करते हैं। उसके बाद आता है खासी विद्रोह। आप जानते हैं कि खासी जनजाति मेघालय में निवास करती है, तो ये मेघालय में चलता है विद्रोह और इसके नेतृत्व करता है तीरथ सिंह, 1829 में होता है। फराइजी आंदोलन बंगाल में होता है, सरियतुल्ला दादू मियाँ इसके नेतृत्व करता है, 1838 से 1857 तक चलता है। संथाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद्रोह बंगाल और झारखंड में रहता है, इससे प्रभावित क्षेत्र। तो सीधू और कान्हू ये दो लोग होते हैं जो इसका नेतृत्व करते हैं 1855 से 1856 तक। अगला है मुंडा विद्रोह जो कि झारखंड में होता है, बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता है, 1899 से 1900 तक रहता है। उसके बाद आता है पाइका विद्रोह। पाइका में देखिए ये उड़ीसा में रहता है। और बक्सी जगबंधु जगबंधु इसके 1817 से 1825 तक जो ये विद्रोह होता है इसके नेतृत्व करता रहते हैं। फिर है नील विद्रोह। बंगाल में नील विद्रोह के बारे में आप लोग को बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है क्योंकि प्रश्न कुछ ना कुछ बन ही जाता है। तो नील विद्रोह जो होता है ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दो लोग होते हैं, ये नेतृत्व करते हैं और 1859 से 1860 तक ये चलता है। फिर है पाबना जो कि बंगाल में पड़ता है, पाबना जगह वहाँ पर ये विद्रोह होता है। और ईशान चंद्र राय और शंभुपाल दो लोग इसका नेतृत्व करते हैं, 1873 से 1876 तक ये युद्ध माफ़ कीजिएगा विद्रोह रहता है। फिर है दक्कन विद्रोह जो कि महाराष्ट्र दक्कन के क्षेत्र में है। दक्कन विद्रोह 1874 से 75 तक चलता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह मालाबार केरल वाले क्षेत्र में, इसके जो नेतृत्व करते हैं अली मुस्लियार हैं, 1920 से 1922। कूका आंदोलन पंजाब में भगत जवाहर मल इसके नेतृत्व करता है, 1840 से 72। रंपाओं का विद्रोह होता है आंध्र प्रदेश बिहार वाले क्षेत्र में, सीताराम राजू इसके नेतृत्व करता है, 1922 से 1924 तक ये चलता है विद्रोह। लास्ट है ताना भगत आंदोलन जिसमें जतरा भगत इसके नेतृत्व करता है, इसका जो समय 1914 है। तो ये सारे हमने जो विद्रोह हैं एक साथ देखे हैं। आप सभी लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप लिख करके प्रिपेयर कीजिए, किंतु बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर के ज़रूर से ज़रूर इनकी डेट याद कीजिए, इनके नेतृत्वकर्ता याद कीजिए। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा पेपर में। आप देखिएगा आपको एक टाइम पीरियड इससे मिल जाएगा और इसके नेतृत्वकर्ता। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बाद जो पढ़ना है हमें टॉपिक वो है 1857 का विद्रोह। ये तो सारे हमने छोटे छोटे विद्रोह पढ़ा, लेकिन सबसे बड़ा विद्रोह पढ़ना है अब 1857 का। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस था। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी जो कि लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन इनको गोली मार दी और इसके बाद उन्हें क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दी जाती है। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तथा अगले दिन दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। देखिए कहाँ पर किस समय में विद्रोह हो रहा है उस डेट को भी देखते चलिए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। 1857 की क्रांति या जो विद्रोह होता है इसके स्वरूप के संबंध में इतिहासकार के अलग अलग मत हैं। उन सारे इतिहासकारों के मतों को एक बार हम लोग देखते हैं। जैसे कि वीडी सावरकर जी ने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बहुत बार पूछा गया है। और डिज़राइली ने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस और सीले इन्होंने कहा यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर ये बताते हैं यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू एवं मुस्लिमों का षड्यंत्र था। टी.आर. होम्स कहते हैं बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। और L.E.R. रीज ये बताते हैं यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो किस इतिहासकार ने क्या कहा है ये देखते चलिए। अब इस पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं, इन पुस्तकों को देखिए, इनके लेखक कौन हैं। पहली है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये लिखी थी वीडी सावरकर ने। सेकंड है द ग्रेट रिबेलियन, ये अशोक मेहता की पुस्तक है। तीसरी है सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो कि R.C. मजूमदार की है। नेक्स्ट है 1857 और एसन सेन, 1857 एसन सेन ने लिखी है। आगे देखते हैं कहाँ पर किस क्षेत्र में किसने इसका नेतृत्व किया इस विद्रोह का और किस समय में, डेट याद रखिए कब विद्रोह हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की।
यहाँ का जो नेता था, यहाँ पर मतलब जो दबाया गया, तो विद्रोह दमन यहाँ पर किया गया कब, पहले तो ये देख लीजिए। नेता कौन रहते हैं, बहादुर शाह जफ़र, बख्त खां। ये 11 मई 1857 को यहाँ पर विद्रोह होता है दिल्ली में। नेता कौन कौन से हैं, बहादुर शाह जफ़र और बख्त खां। पूछा भी गया है कि दिल्ली में जो 1857 की क्रांति थी वहाँ पर इसका नेतृत्व किसने किया, तो याद रखिए किसने किया, बहादुर शाह जफ़र बख्त खां ने किया। 11 मई 1857 को वहाँ पर हुई थी। और विद्रोह का दमन किया गया निकलसन और हडसन के द्वारा 21 सितंबर 1857 को। फिर से देख लीजिए, दिल्ली में नेता जो थे वो बहादुर शाह जफ़र बख्त खां, 11 मई 1857 को वहाँ पर विद्रोह हुआ। निकलसन और हडसन ने 21 सितंबर 1857 को यहाँ पर विद्रोह का दमन कर दिया। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे। 5 जून 1857 को यहाँ पर क्रांति होती है। 11 मई को दिल्ली में, 5 जून को होता है कानपुर में। और यहाँ पर विद्रोह का जो दमन किया था वो किया था कैंपबेल, 6 दिसंबर 1857 को। अगला है लखनऊ। लखनऊ में बेगम हजरत महल यहाँ नेतृत्व कर रही थी और 30 मई 1857 को यहाँ पर क्रांति होती है। कैंपबेल मार्च में यहाँ पर 1858 मार्च में ही यहाँ पर विद्रोह का दमन करते हैं। अगला है झांसी। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी नेतृत्व। जून में स्टार्ट हुआ है यहाँ पर 1857 का रिवोल्ट। और यहाँ पर जो विद्रोह का दमन करते हैं वो ह्यूरोज करते हैं 1858 में। इलाहाबाद में याद रखिए नेता थे लियाकत अली। जून 1857 में यहाँ पर क्रांति शुरू होती है और कर्नल नील 1858 में इस विद्रोह को दबा देते हैं। तो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं जगदीशपुर, बरेली और फैज़ाबाद। जगदीशपुर में नेता रहते हैं कुंवर सिंह। जून में शुरू होता है और 1858 में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ये क्या करते हैं, विद्रोह का दमन करते हैं। बरेली में नेता है खान बहादुर खान। 1857 में क्रांति होती है यहाँ पे खान बहादुर खान के नेतृत्व में। और 1858 में कैंपबेल यहाँ पर विद्रोह का दमन कर देते हैं। बात करते हैं फैज़ाबाद की। यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व करते हैं और 1858 में कैंपबेल ही यहाँ पर विद्रोह का दमन कर देते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए कहाँ पर किस समय विद्रोह हुआ और कब इसका दमन किया गया और किसके द्वारा, नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, ये तैयार कर लीजिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं तात्या टोपे। इनका वास्तविक नाम याद रखिए रामचंद्र पांडुरंग था। और रानी लक्ष्मीबाई भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्रांति में, जिनकी जो इनको वीर गति प्राप्त होती है 17 जून 1858 को। 1857 की क्रांति तो हमने देख ली। इसके साथ साथ कुछ धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन भी इस समय आगे बढ़ रहे थे। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का भी गठन किया। वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने की 1825 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इम्पॉर्टेंट है। और इनको जो राजा की पदवी है राम मोहन राय को वो अकबर द्वितीय ने दिया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का इसकी स्थापना की। राजा राम मोहन राय को पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर को। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और अगले हैं केशव चंद्र सेन। इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो समितियां याद रखिए कौन कौन सी हैं और इसकी स्थापना किसने की है। अब बात करते हैं प्रार्थना समाज की। आत्माराम पांडुरंग हैं और इन्होंने 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। एमजी रानाडे, जिनको महादेव गोविंद रानाडे कहते हैं, ये पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। सामाजिक सुधार में बहुत ज़्यादा जो सुधार हुए हैं वो विषय देख लीजिए, किन पर रोक लगाई गई, कौन से सुधार किए गए, कौन सा गवर्नर जनरल था उस समय, और समय याद रखिए। सबसे पहले बात करते हैं शिशुवध की। इस पर प्रतिबंध लगाया गया 1795 को और 1804 में। यहाँ पर शिशुवध पर पूर्णतया रोक लगा दी गई। दूसरा है इम्पॉर्टेंट सती प्रथा। डेट सबकी याद करते चलिए। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में सती प्रथा पर रोक लगाई जाती है। अर्थात यहाँ पर इस समय जो गवर्नर जनरल रहते हैं वो लॉर्ड विलियम बेंटिक रहते हैं। सती प्रथा पर 1829 में रोक लगा दी जाती है।
अगला है दास प्रथा, जो कि 1843 में दास प्रथा पर रोक लगाई जाती है। इसमें एलन बरो इस समय गवर्नर जनरल रहते हैं। विधवा पुनर्विवाह देख लीजिए, 1856 में क्या होता है, विधवा विवाह की अनुमति दे दी जाती है। इस समय लॉर्ड कैनिंग रहते हैं, माफ़ कीजिएगा। और नेटिव मैरिज एक्ट जो कि 1872 में आता है, यहाँ पर अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता है। नॉर्थ ब्रुक इस समय गवर्नर जनरल हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आता है, यहाँ पर जो लड़कियों की विवाह की आयु थी वो बढ़ा दी जाती, पहले बहुत कम थी। अगला है शारदा एक्ट 1929 में आता है। इरविन के समय पे लॉर्ड इरविन रहते हैं। लड़कियों की विवाह की जो आयु है 14 वर्ष, मतलब जब एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है इसके आधार पर क्या हुआ, लड़कियों की विवाह की जो आयु थी वो 12 वर्ष निश्चित की गई, किंतु जब शारदा एक्ट आता है इसके अनुसार उनकी न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित कर दी गई। रानाडे ने पूर्णा सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, कब, 1870 में। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। अब बात करते हैं 31 दिसंबर 1893 को, यहाँ पर DK कर्वे, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया था। आर्य समाज देख लीजिए, आर्य समाज के बारे में देखेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था। इनकी कुछ पुस्तक देखिए कौन कौन सी हैं। पहली है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि 1875 में आती है। दूसरी है पंच महायज्ञ विधि 1874 में। थर्ड है पाखंड खंडन 1866। फोर्थ है अद्वैत मत का खंडन 1877। चारों पुस्तक देख लीजिए, इनको तैयार कीजिए, इनकी डेट भी। यंग बंग आंदोलन 1826 ईस्वी में, इस आंदोलन की शुरुआत की गई हेनरी विवियन डिरेजियो के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डिरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया। अब बात करते हैं रामकृष्ण मिशन, जिसमें स्वामी विवेकानंद भी रहते हैं। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। 1893 ईस्वी में जो अमेरिका में शिकागो शहर है वहाँ पर आयोजित किया गया था विश्व धर्म सम्मेलन, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था। 1896 ईस्वी में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभा, इम्पॉर्टेंट है, इसकी स्थापना करी। और 1897 में ईस्वी में जो स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। ये इम्पॉर्टेंट है, सारे फैक्ट इनको सबको साथ में पढ़ते चलिए, एक एक लाइन याद करते चलिए। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। फिर बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। यहाँ पर मैडम ब्लात्वस्की और कर्नल अलकॉट होते हैं। ये न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का अडयार जो मद्रास है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में खोला गया था। अब देखते हैं अलकॉट की मृत्यु के पश्चात क्या होता है। 1907 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती हैं। और भी कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, उनको भी देखते हैं। जैसे लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए थे। भारतीय सेवक समाज जो कि द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बोलते हैं, इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसके बाद मुस्लिम सुधार आंदोलन कुछ देखते हैं। इसमें सर सैयद अहमद खां आते हैं, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही, इन्होंने 1866 में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने 1889 में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो बात है वो किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। इकबाल ने अपनी पुस्तक बंगे दर्रा, इसमें पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। कुछ निम्न जातीय आंदोलन भी हैं। 1873 में जैसे कि बम्बई में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी इस नाम की एक पुस्तक की रचना की। वर्ष 1924 में अंबेडकर ने बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना तथा वर्ष 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया
और साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी तक जितने पॉइंट पढ़ रहे हैं वो सबके सब इम्पॉर्टेंट है, सारे तैयार करने हैं। कुछ और सुधार आंदोलन है जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, इसका नेतृत्व किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। इसके लिए बहुत ही प्रयास किया था इसको खत्म करने के लिए। डीके कर्वे ने 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ जो कांग्रेस इसका पूर्ण नाम था, इसकी स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन हुम इनके द्वारा की गई थी। और कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन होता है वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। अब कुछ उपाधियां हैं, इनके प्राप्तकर्ता और इन उपाधियों को किसने दिया उनको भी देखते हैं। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई और किसने दी? महात्मा गांधी ने। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी, मतलब आपस में ये उपाधियाँ एक दूसरे को दी गई। महात्मा। अगले हैं सुभाष चंद्र बोस, इनको नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को जो बारदोली की महिलाएं थीं उन्होंने दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आज़ाद शत्रु इसकी उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी। कायदे आज़म ये मोहम्मद अली जिन्ना हैं, इनको दी गई थी महात्मा गांधी द्वारा। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। विवेकानंद को मतलब जो स्वामी विवेकानंद को जो उपाधि दी गई विवेकानंद की स्वामी की, वो महाराजा खेतड़ी ने दी। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने दी। और राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दी। देख लीजिए एक बार फिर से सारी। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि, महात्मा गांधी को महात्मा की, सुभाष चंद्र बोस नेताजी, वल्लभ भाई पटेल सरदार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देशरत्न आज़ाद शत्रु और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद, राष्ट्रपिता को महात्मा गांधी और राजा की राजा राम मोहन राय। तो ये उपाधि हैं, इनके प्राप्तकर्ता और दाता हैं, इनको तैयार रखिए, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद का आपने देखा, इनका जो ओरिजिनल नाम था, मूल नाम था, वो नरेंद्र नाथ था। इसी तरह इनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी इम्पोर्टेंट है, इन्हें आज़ाद शत्रु और देश रत्न की उपाधि दी गई। मोहम्मद अली जिन्ना की कायदे आज़म याद रखिए। इसी तरह के करके आप सारी याद रखिए। अब पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं और संस्थाएं हैं, उनके संस्थापक देखेंगे, साथ में स्थापना वर्ष देखेंगे। जैसे सबसे पहले आती है एशियाटिक सोसाइटी। 1784 में विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना करी। अगली है आत्मीय सभा, 1815 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना करी। युवा बंगाल आंदोलन के 1826 में हेनरी लुई विवियन डिरेजियो ने की। ब्रह्म समाज अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापना की गई। संस्था की तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा की गई। अगली है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली में देखिए, इसमें परमहंस मंडली 1849 में आत्माराम पांडुरंग है। आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर, दादोबा पांडुरंग। अगली है रहनुमाई मजदयासन सभा और 1851 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना करी। नेक्स्ट है मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने इस सभा की स्थापना की। वेद समाज की स्थापना के श्रीधरालू नायडू ने 1864 में की और 1864 में सर सैयद अहमद खां द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की 1866 में दादा भाई नौरोजी ने स्थापना करी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम.जी. रानाडे ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की। और अगली याद रखिए सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के 1875 में सर सैयद अहमद खां ने। इंडियन लीग के 1875 में शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज के 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसके 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल एलकार्ट ने की। इंडियन एसोसिएशन की 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने करी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के 1885 में ही फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी ने की।
बेलूर मठ याद रखिए 1897 में स्वामी विवेकानंद ने। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में एमजी रानाडे। शारदा सदन 1889 में रमाबाई द्वारा। रामकृष्ण मिशन की 1897 में स्वामी विवेकानंद ने स्थापना करी। अभिनव भारत संस्था काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1904 में विनायक दामोदर और गणेश दामोदर सावरकर, इन दो लोगों ने की थी। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की। मुस्लिम लीग याद रखिए, बहुत बार पूछा गया, 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह, इन दो लोगों ने की थी। सोशल सर्विस लीग 1911 में सी नारायण मल्हार जोशी ने करी। विश्व भारती 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल द्वारा। हिंदू महासभा की 1915 में मदन मोहन मालवीय ने स्थापना करी। अगली याद रखिए 1916 में होम रूल लीग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में एनी बेसेंट द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में एनएम जोशी ने इसकी स्थापना की थी। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इम्पॉर्टेंट है, तैयार रखिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने इसकी स्थापना करी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 भीमराव अम्बेडकर जी, इन्होंने इसकी स्थापना की। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये 1925 में डॉक्टर हेडगेवर थे, इन्होंने इसकी स्थापना करी। और अब देखते हैं नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल, इन्होंने मिलकर के नौजवान सभा की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इससे पहले यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, सोशलिस्ट बाद में जुड़ा था। 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। खुदाई खिदमतगार 1929 अब्दुल गफ्फार खां। हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 भीमराव अम्बेडकर जी ने इसकी स्थापना करी। अब बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की। आज़ाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस ने। और आज़ाद हिंद सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, देख लीजिए कौन सी है। आज़ाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस, आज़ाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस। यहाँ तक जो भी मैंने संस्थाएं बताई हैं, ये स्थापना वर्ष बताया है या संस्थापक बताया है, आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा फिर से प्ले करके एक बार अच्छे से सुनिए, बार बार सुनने से याद हो जाएगा। और लिख करके भी तैयार कीजिए, क्योंकि प्रश्न तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने 1780 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना की, जिसमें फ़ारसी और अरबी भाषा का अध्ययन होता था। ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा प्रसार हेतु व्यय करने का प्रावधान किया गया था। चार्टर देख लीजिए कौन सा और कितने रुपए। अलेक्जेंडर डफ द्वारा शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया तथा लॉर्ड मैकाले ने इसे भारत में लागू करवाया। अधोमुखी निस्यंदन का मतलब है कि कुछ लोगों को शिक्षित किया गया और उन लोगों ने क्या किया, औरों को शिक्षित किया। ये क्या था, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत था, जिसको लॉर्ड मैकाले ने पूरे भारत में लागू कराया था। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, चार्ल्स वुड जो होते हैं, इन्होंने डिस्पैच को, इसको इनके एक डिस्पैच आता है जिसको कहते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 में, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर कमीशन का गठन 1882 में किया गया, जिसने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु उपाय किया था। देखिए शिक्षा का कैसे कैसे विकास होता है, कौन कौन से एक्ट आते हैं, इनका सीरियल याद रखिए। वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, जिसके फलस्वरूप भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया गया। वर्ष 1917 में ब्रिटिश सरकार के कलकत्ता, इन्होंने
ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। वर्ष 1929 में भारत में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए हारटोग समिति का गठन किया गया। वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की जिसे सार्जेंट योजना कहा जाता था। अब यह बात करते हैं राधाकृष्णन आयोग। इन्होंने 1948 में इनके सुझावों पर भारत सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। ये तो रहा शिक्षा का इतिहास, भारतीय शिक्षा का इतिहास। अब पढ़ेंगे भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सबको पता है 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा की गई और जेम्स ऑगस्टस हिक्की इन्होंने 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट, ये पहला पत्र था, पहला अखबार था जिसका प्रकाशन किया गया। इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में द बंगाल गजट नाम का प्रकाशन किया। यह भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। फिर जुगल किशोर द्वारा 1826 ईस्वी में कलकत्ता से हिंदी में प्रकाशित किया गया उदंत मार्तंड, ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था, उदंत मार्तंड। फिर बात करते गदर, इसका प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है, यहाँ पर 1913 में किया गया। इसका प्रकाशन उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी इन सभी भाषाओं में हुआ था। प्रेस के विरुद्ध कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए। कौन कौन से लगाए गए और कब लगाए गए, इनसे प्रश्न बनता है। जैसे कि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में प्रेस नियंत्रण अधिनियम सेंसरशिप जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। मेटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। कौन सा? लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट। अब पढ़ते हैं महत्वपूर्ण पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें। इनके लेखक, संस्थापक या फिर संस्थापक कौन थे? तो सबसे पहले आता है अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान। इसकी जो स्थापना की, माफ़ कीजिएगा, इसके जो लेखक हैं, ये पुस्तकें हैं अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान। इसके जो लेखक हैं वो हैं मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर के हैं मनमोहन घोष, केशव चंद्र सेन। अगली है इंडिपेंडेंट, इसके हैं मोतीलाल नेहरू। काल के हैं शिवराम महादेव परांजपे। कॉमरेड या फिर हमदर्द मोहम्मद अली की है। ढंग से याद कीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आधुनिक भारत का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। काल शिवराम महादेव परांजपे। कॉमरेड हमदर्द मोहम्मद अली की है। केसरी जो कि मराठी में थी और जो द मराठा है वो अंग्रेजी में थी, गीता रहस्य। 3 है बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकें। नेक्स्ट है अरविंद घोष की कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री। अरविंद घोष की कौन सी है? कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बंगाली, अ नेशन इन मेकिंग। भवानी मंदिर बारिंद्र कुमार घोष की। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी की इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय संवाद कॉमेडी इनकी थी। अगली याद रखिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनकी है सोम प्रकाश। शिशिर कुमार घोष की अमृत बाजार पत्रिका। एनी बेसेंट की बहुत बार पूछी जा चुकी है, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। तारक नाथ दास की है फ्री हिंदुस्तान। साचेंद्र नाथ सान्याल द रिवोल्यूशनरी। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और राष्ट्र गोफ्तार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देखिए इंडिया डिवाइडेड। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया। अबुल कलाम आज़ाद की देखिए इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल। अल हिलाल बहुत बार पूछी गई और इंडिया विंस फ्रीडम। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। सर वैलेंटाइन सिरोल की है इंडिया अनरेस्ट। चित्तरंजन दास की इंडिया फॉर इंडियंस। रवींद्रनाथ टैगोर की है होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि। दीनबंधु मित्र की नील दर्पण। प्रेमचंद की सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद की। याद रखिए मोहम्मद इकबाल की बंगे दर्रा, ताराने हिंद।
मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा, पट्टाभी सीतारमैया की कांग्रेस का इतिहास, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश, सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ और देवी चौधरानी, सचिन नाथ सान्याल की बंदी जीवन। ये इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिका और पुस्तकें हैं, इनको याद कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, उनसे रिलेटेड प्रमुख तथ्य, उनके अध्यक्ष कौन थे, कब अधिवेशन हुआ और कहाँ हुआ, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। जो पहला अधिवेशन है वो हुआ था 1885 में। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और बम्बई में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। दूसरा अधिवेशन ठीक एक साल बाद 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा याद रखिए 1887 में मद्रास में, और इसमें जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है इन्होंने अध्यक्षता की थी, इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये कांग्रेस के अधिवेशन है, एक एक करके हम सारे देखेंगे। फिर चौथा अधिवेशन देखिए, जॉर्ज यूले इसमें थे इस समय, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। तो जो चौथा अधिवेशन था इसमें अध्यक्षता की थी अंग्रेज ने, जो कि जॉर्ज यूले थे। 12वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 में हुआ था कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। 21वां देखिए 1905 में हुआ बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। फिर 22वां याद रखिए, इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, कब, 1906 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 23वां याद रखिए 1907 में, यहाँ पर डॉक्टर रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे, और ये सूरत में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन भी यहीं पर हुआ था, नरम दल और गरम दल में। 23वां हुआ डॉक्टर रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे, या 1908 में मद्रास में हुआ, और इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण करती है। 25वां याद रखिए 1910 में इलाहाबाद में विलियम वेडरबर्न इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। 26वां 1911 में कलकत्ता में पहली बार जन गण मन गाया गया, किसमें, 26वें में, कब, 1911, पंडित बिशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे। 31वां 1916 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लखनऊ में अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसमें पैक्ट हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं 1916 में। 1917 में 32वां होता है, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनती हैं। विशेष अधिवेशन था कांग्रेस में, इसमें दूसरी बार फिर से विभाजन हो जाता है। 1917 में होता है, इसमें पहली महिला अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट। ठीक है, 1918 में होता है बम्बई में, हसन इनाम इसके अध्यक्ष थे, जिसमें कांग्रेस का विभाजन होता है 1918 में, और 17 में क्या होता है, कलकत्ता में, जिसमें एनी बेसेंट इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। 34वां 1919 में अमृतसर में होता है, इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। 35वां होता है कांग्रेस संविधान में परिवर्तन करती 1920 में, नागपुर में होता है, सीवी राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 1920 में होता है कलकत्ता में, जिसमें लाला लाजपत राय रहते हैं। 36वां होता है 1921 में अहमदाबाद में, चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, और कार्यकारी अध्यक्ष रहते हैं हकीम अजमल खान। 37वां 1922 में गया में होता है, देशबंधु चितरंजन दास जी इसके अध्यक्ष थे, और सबसे युवा अध्यक्ष रहते हैं अगला जो 38वां होता है 1923 में दिल्ली में, इसमें अबुल कलाम आज़ाद जो सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं। 39वां 1924 में बेलगाम अधिवेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बार ही सिर्फ महात्मा गांधी इसमें क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, सिर्फ एक बार। 40वां है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रहती हैं श्रीमती सरोजनी नायडू, कानपुर में होता है 1925 में। 41वां है श्रीनिवास अयंगर, इसके अध्यक्ष रहते हैं 1926 में, गुवाहाटी में होता है, और सदस्य हेतु खादी वस्त्र यहाँ पर अनिवार्य कर दिए जाते हैं। फिर है 42वां 1927 में मद्रास में डॉक्टर M.A. अंसारी यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। 43वां 1928 में कलकत्ता में फिर से मोतीलाल नेहरू जी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। 44वां होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं 1929 में लाहौर में, और 1929 के ये अधिवेशन लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 45वां देखिए 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं अध्यक्ष, और इसमें मौलिक अधिकार की मांग की जाती है। अब बात करते हैं 49वां होता है 1936 में लखनऊ में, ठीक है,
और इसमें क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। 50वां होता है 1936 में फैजपुर, यहाँ पर फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं और ये गांव में पहली बार ये अधिवेशन हुआ था। 51वां देखिए हरिपुर का होता है, हरिपुरा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। 52वां 1939 में होता है त्रिपुरी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस विजयी रहते हैं लेकिन वो त्यागपत्र देते हैं और उनके बाद राजेंद्र प्रसाद यहाँ के अध्यक्ष बनते हैं। 53वां जो होता है 1940 में रामगढ़ में अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष रहते हैं। 54वां होता है आज़ादी के समय का अध्यक्ष था, यहाँ पर रहते हैं आचार्य JB कृपलानी और मेरठ में ये होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन है। देखिए सारे नहीं पढ़ने होते हैं, इतने सारे हुए हैं, 54 पूरे के पूरे आप नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है जिनसे प्रश्न बनते हैं वो सारे मैंने बताए हैं। सारे के सारे आपको तैयार करने हैं, कब हुआ, कौन अध्यक्ष रहा है और क्या विशेष उसके बारे में बात है जो आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कोई ना कोई अध्यक्ष विशेष रहा होगा या फिर कोई ऐसी घटना हुई होगी जिसकी वजह से ये याद करना पड़ेगा। प्रेस एक्ट पढ़ रहे थे तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में पारित हुआ। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। 1882 में रिपन ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। फिर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। जैसे तिलक जी ने 1893 में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया, डेट याद रखिए। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादन किया। वर्ष 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के समय एक प्रसिद्ध गीत लिखा था, कौन सा, आमार सोनार बांग्ला, जो कि वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। पी मित्रा, इन्होंने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया। सलीमुल्लाह खां, इन्होंने ढाका के सम्मेलन में, जो कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है, इसकी स्थापना करी सलीमुल्लाह खां ने। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन भी किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट जो किंग्सफोर्ड हैं इनकी हत्या का प्रयास किया था। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। भीखाजी रुस्तम कामा, इनको भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, उन्होंने वर्ष 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया और इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के लिए स्वागत किया था। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। राजधानी कहाँ से कहाँ की गई, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। कब, 1912 में, ठीक है। 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। वर्ष 1915 में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला इनके साथ वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों, गरम दल और नरम दल, इनमें एकता हो गई। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल या मई 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। गांधी जी ने वर्ष 1917 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी यहाँ पे चंपारण गए थे। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1906 में, जबकि भारत में सर्वप्रथम इसका प्रयोग इन्होंने 1917 में चंपारण, जो कि बिहार में है, वहाँ पर किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहा था। रॉलेट एक्ट के बारे में बात करते हैं। अब ये 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू,
इनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रही एक जनसभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1000 और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 इतने निर्दोष व्यक्ति थे मारे गए और इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद, जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर, इनकी उपाधि वापस कर दी थी इन लोगों ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, हंटर कमेटी, और महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन कर्मियों ने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। चौरी चौरा की घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। ये डेट पूछी जाती है। फिर आता है काकोरी एक्शन डे। इस घटना को 9 अगस्त 1925 को ये होती है और जिसमें 8 डाउन ट्रेन में रखे गए सरकारी खजाना क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिए जाते हैं। इसकी डेट याद रखिए काकोरी एक्शन डे की। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद तथा भगत सिंह ने वर्ष 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 80 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 241 मील दूर दांडी के लिए यात्रा शुरू की थी। तो ये दांडी यात्रा भी पूछी जाती है। और 24 दिनों के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे महात्मा गांधी जी और उनके साथ में जो भी लोग थे, समर्थक थे। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि सीमांत गांधी के नाम से फेमस हैं, इनके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग किया था। 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड, इन्होंने सांप्रदायिक पंचाट, जो कि कम्युनल अवार्ड है, इसको प्रस्तुत किया। इसके तहत मुसलमान व सिख के साथ साथ दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। 24 सितंबर की बात करते हैं। यहाँ पर 1932 को गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय और अन्य नेता अंबेडकर भी साथ में थे। इनके मध्य में एक समझौता होता, खासकर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, जो कि पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। डेट याद रखिए 24 सितंबर 1932। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। पवनार आंदोलन या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्राही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे ब्रह्मदत्त थे। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की गई और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया जिसको कहा करो या फिर मरो, करो या मरो। ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को 8 अगस्त 1942 की रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस आंदोलन के दौरान बलिया, तामलुक तथा सतारा जैसे स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिगेडों का नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं की ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई ब्रिगेड
रखा गया था। ये प्रश्न इस बार पीसीएस प्री में भी पूछा गया था। महिलाओं की ब्रिगेड का नाम। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से भूला भाई देसाई ने वकीलों की समूह की अध्यक्षता की थी 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में ये दिल्ली आया था और इसके अन्य सदस्य पूछे जाते हैं। इसके अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे और इसमें ये 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हुई। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज सस्टम थे, यह राष्ट्रमंडल देशों का प्रथम प्रधान था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। एटली लेबर पार्टी के नेता थे और भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अभी जब हम कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। पहला है बंग भंग आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध। दूसरा है कांग्रेस का विभाजन 1907 में। नरम एवं गरम दल में विभाजन होता है सूरत में। तीसरा है लखनऊ पैक्ट, याद रखिए 1916 में होता है दिसंबर में। इसमें क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाता है, किंतु 1917 जब मॉन्टेग्यू घोषणा हो जाती 20 अगस्त 1917, इसमें लॉर्ड मॉन्टेग्यू घोषणा करते हैं। और रॉलेट एक्ट आता है 1919 में, द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट इसको बोला जाता है 1919 का। उसी के बाद होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। इसमें क्या करता है, जो जनरल डायर होता है ये जनसंहार करता है अमृतसर में। खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है और इसके जो नेतृत्व करता है वो रहते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली। उसके बाद याद रखिए कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है और दिसंबर 1920 को। फिर असहयोग आंदोलन का शुभारंभ हो जाता है 1 अगस्त 1920 को और इसी दिन तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। इसके अध्यक्ष होते हैं महात्मा गांधी जी। चौरी चौरा कांड, इसकी डेट 4 फरवरी 1922, कहाँ पे होता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसकी स्थापना करते हैं। डेट याद रखिए क्योंकि प्रश्नों को अब यही पूछा जाता है, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है नवंबर 1927 में। इसमें जॉन साइमन इसकी अध्यक्षता करते हैं और 7 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आता है ये भी पूछा जाता है, 3 फरवरी 1928 को। विरोध प्रदर्शन के दौरान जो लाहौर में अक्टूबर में क्या होता है 1928 में, जो लाला लाजपत राय होते हैं इनको लाठी लग जाती है, गंभीर चोट आती है, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। नेहरू रिपोर्ट याद रखिए अगस्त 1928 में आती है। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। बारदोली सत्याग्रह याद रखिए अक्टूबर 1928 में। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल इसका नेतृत्व करते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, इसमें भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ये क्या करते हैं, ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकते हैं 8 अप्रैल 1929 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन याद रखिए दिसंबर 1929 का। ये पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। स्वाधीनता दिवस याद रखिए 26 जनवरी 1930, इसीलिए 26 जनवरी से क्या हुआ, इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। तो 26 जनवरी को याद रखिए स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन याद रखिए 12 नवंबर 1930 को और 19 जनवरी 1931 तक ये रहता है। प्रधानमंत्री होते उस समय मैकडॉनल्ड जो इसकी अध्यक्षता करते हैं और यह लंदन में आयोजित किया जाता है। फिर उसके बाद होता है गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी और वायसराय के बीच कौन होता है, इरविन होता है। इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर स्थगित कर दिया जाता है। फिर होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड याद रखिए 16 अगस्त 1932 को। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के साथ ही ये होता है, ठीक है। मार्च में पहले ये गांधी इरविन पैक्ट होता है, फिर इसी में भाग लेते हैं गांधी जी। कम्युनल अवार्ड याद रखिए मैकडॉनल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पुनः पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य 24 सितंबर 1932 को। उसके बाद आता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यहाँ पर 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक रहता है। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है 1934 को। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एन. जोशी, ये सब इसके क्या रहते हैं, मेंबर रहते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है, सुभाष चंद्र बोस जी इसका करते हैं। मई 1939 में मुक्ति दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग द्वारा, जब कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान की मांग करते हैं मुस्लिम लीग वाले। लाहौर अधिवेशन होता है उनका 22 से 24 मार्च 1940 में। जब लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो उसमें क्या करते हैं मुस्लिम लीग अपना इसमें अलग पाकिस्तान की मांग करती है। अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 को, वायसराय लिनिथिगो होते हैं। क्रिप्स मिशन आता है मार्च 1942 को, स्टीवर्ट क्रिप्स होते हैं इसके अध्यक्ष। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया जाता है 9 अगस्त 1942 को। शिमला सम्मेलन होता है 1945 को। इसमें क्या होता है, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन होता है। नौसेना विद्रोह हो जाता है 1946 में 18 फरवरी को, मुंबई के HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा। प्रधानमंत्री इटली घोषणा करते हैं 20 फरवरी 1946 को, और भारत को आश्वासन देते हैं कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। फिर कैबिनेट मिशन आ जाता है 24 मार्च 1946 को। इसमें पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सभी हम लोगों ने पढ़ा था, AB अलेक्जेंडर इसके क्या थे, मेंबर थे। फिर है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा किया गया। अंतरिम सरकार की स्थापना की गई 2 सितंबर 1946 को। नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने थे। माउंटबेटन योजना आती 3 जून 1947 को, भारत विभाजन की योजना बनती है। स्वतंत्रता प्राप्ति होती 15 अगस्त 1947 को, भारत स्वतंत्र हो जाता है। भारतीय गणतंत्र की स्थापना की जाती 26 जनवरी 1950 को, इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। भूदान आंदोलन आया 1951 को, विनोबा भावे द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ तक हमने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा। मुगलों के पतन से लेकर के भारत की आज़ादी तक हमने आधुनिक भारत के इतिहास में एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं। सारे पुस्तकें पढ़ी हैं, इम्पॉर्टेंट संस्थाएं पढ़े हैं, साथ ही महत्वपूर्ण युद्ध भी हम लोगों ने देखे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसी तरह के और भी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। आप इस चैनल से जुड़ करके UPSSC है, UPPSC है, UPSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। प्लीज़ आप अपने सुझाव कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।